साथियों नमस्कार। प्राचीन इतिहास का सीरीज चल रहा है। आज अध्याय है 1.3 यानी दो वीडियो इससे पहले अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, प्ले में जाकर देखिए। स्टैटिक जीके है, सभी प्रश्न क्या है कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ये तीसरा वीडियो है। तो पहला प्रश्न है, सूर्य देवता सविता को समर्पित सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो यह तीसरे मंडल में मिलता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की है। गायत्री मंत्र मूल रूप से सूर्य के प्रकाश रूपी प्रेरक शक्ति की स्तुति करने के लिए गया है, यानी सूर्य की वंदना करने के लिए गायत्री मंत्र का व्यवस्था किया गया है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत और विश्व का सबसे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? कौन सा माना जाता है? तो यह माना जाता है ऋग्वेद, यानी ऑप्शन सी सही होगा। देखिए ऋग्वेद में कुल 10 मंडल यानी 10 अध्याय और 1028 क्या है सूक्त है, यानी प्रार्थनाएं हैं। सूक्त मतलब प्रार्थनाएं। इसके अधिकांश भाग की रचना सप्त संध्यो प्रदेश यानी पंजाब और आसपास के जो क्षेत्र हैं उन्हें सप्त संध्यो प्रदेश कहते हैं, पहले कहते थे। ऋग्वैदिक कालीन यानी टाइम क्या होगा इसका 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का समय में एक इसका रचना की गई थी। चलते आगे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सोने के सिक्कों को गुप्तकालीन दान पत्रों और राजकीय दस्तावेज में किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसको दिनार के नाम से संबोधित किया जाता है। देखिए यह शब्द लैटिन भाषा के रोमन सिक्के डेनासियस से प्रेरित होकर भारतीय प्रशासनिक शब्दावली का हिस्सा बना। यह गुप्त काल का सबसे मूल्यवान स्वर्ण मुद्रा थी, जिसका उपयोग भूमि खरीदने और बड़े धार्मिक दानों में होता था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, जोगलथम्बी सिक्कों का ढेर किस राजा द्वारा दूसरे विदेशी शासकों को हराने और उसके सिक्कों को फिर से ढालने का प्रमाण देता है? तो यह है गौतमीपुत्र सातकर्णी, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए नासिक के पास जोगलथम्बी में हजारों चांदी के सिक्के मिले जो मूल रूप से शक राजा नहपान के थे। देखिए गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को युद्ध में मार डाला और अपनी विजय की घोषणा के बाद उन्होंने सिक्कों को दोबारा अपने राजकीय चिन्ह के साथ ढलवाया था या खुदवाया था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, शकों का विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किस गुप्त राजा ने मालवा शैली के ब्याग शैली के चांदी के सिक्के पहली बार जारी किए? तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इस विजय के बाद गुप्त साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी बंदरगाहों तक हो गया, जिसके बाद चांदी के सिक्के वहां चलने लगे। चलते आगे। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन राजा के सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चिन्ह अंकित है, जो उसके समुद्री व्यापार और नौसेना की गवाही देता है? तो यह ऑप्शन होगा यज्ञश्री सातकर्णी, यानी ऑप्शन सी सही होगा। देखिए यज्ञश्री सातवाहन वंश के अंतिम शक्तिशाली राजा थे। सिक्कों पर जहाज का अंकन यह साबित करता है कि उस समय भारत का व्यापार हिंद महासागर से होते हुए सुदूर पूर्व और रोमन साम्राज्य तक फैला हुआ था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, शीशे और पोटीन की अनोखी मुद्राएं यानी सिक्के मुख्य रूप से किस दक्षिण भारतीय राजवंश ने जारी किया है? तो यह जारी किया है सातवाहन वंश ने। देखिए दक्कन के क्षेत्र में चांदी के कमी होने के कारण सातवाहन राजाओं ने रोम में आयोजित शीशे के धातु का उपयोग सिक्के ढालने में किया है। इनके सिक्कों पर स्तूप, सूर्य और राजाओं के नाम प्राकृतिक भाषा में अंकित होते थे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो यह गुप्त काल में जारी किए गए। देखिए गुप्त काल में सोने के सिक्कों का अधिकाधिक तौर पे यूज हुआ और इसको क्या कहा जाता उस समय? दिनार कहा जाता था। हालांकि गुप्तों के सिक्के संख्या में सबसे ज्यादा थे, लेकिन उत्तरकालीन गुप्त सिक्कों में सोने की शुद्धता में मिलावट बढ़ने लगी थी और जो आर्थिक गिरावट का संकेत मिला। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के
जारी करने का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है? तो कुषाण राजवंश को दिया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। देखिए कुषाण राजा कनिष्क और बिम्बडकफिसेस ने रोमन साम्राज्य के मानक यानी 124 ग्रेन पर भारी मात्रा में सोने के शुद्ध सिक्के चलाए। सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग पर नियंत्रण होने के कारण कुषाणों के पास भारी मात्रा में विदेशी सोने के सिक्के आने लगे। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत में सोने के नियमित सिक्के और शासकों के नाम उत्कृष्ट करवाने की परंपरा सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो यह शुरू की थी हिंद यमन राजवंश ने। हिंद यमन राजवंश ने। देखिए भारत के पश्चिमोत्तर भाग में शासन करने वाले यूनानी राजाओं जैसे मिनेंडर ने सिक्कों का मानकीकरण किया। इनके सिक्कों का एक तरफ यूनानी भाषा और दूसरी तरफ प्राकृतिक खरोष्ठी भाषा का प्रयोग किया जाता था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था जिस पर कोई लेख नहीं बल्कि केवल विशेष चिन्ह थप्पा मारकर बनाए जाते थे? तो यह है आहत सिक्के, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए ये सिक्के मुख्य रूप से ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी यानी बुद्ध काल महाजनपद काल में प्रचलित थे। ये अधिकांश चांदी और कुछ मात्रा में तांबे के टुकड़े होते थे जिन पर पेड़, मछली, सांड या अर्धचंद्र के चिन्ह खुदे होते थे। चलते आगे, अगला प्रश्न है, सिक्कों के वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अध्ययन को तो उसको कहते थे न्यूमिस्मेटिक्स, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है, हाल के दशकों में कर्नाटक में खोजा गया वह कौन सा अनूठा स्तंभ लेख है जिसमें सम्राट अशोक का एकमात्र पाषाण रूप चित्र मिलता है? तो यह है सन्नाती अभिलेख, यानी ऑप्शन ए सही होगा। देखिए कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के सन्नाती यानी कनकहल्ली के स्फूट की खुदाई के दौरान यह प्राप्त हुआ है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मंदसौर अभिलेख के रचयिता कौन थे जिनमें रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख है? तो यह है वत्सभट्टी, यानी ऑप्शन सी सही होगा। यह गुप्त राजा कुमारगुप्त प्रथम और उनके सामंत के बंधु वर्मा के काल का बात है ये। चलते आगे, अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के प्रतिहार राजवंश के राजा मिहिर भोज की राजनीतिक सफलताओं को बताने वाला मुख्य अभिलेख कौन सा है? तो यह अभिलेख है, ये ग्वालियर अभिलेख है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है, चोल काल के प्रचलित उन्नत स्थानीय स्वशासन की जानकारी किस प्रसिद्ध अभिलेख से मिलती है? तो यह मिलता है ऑप्शन ए सही होगा इसमें, उत्तर मेरू अभिलेख से। तो अगला प्रश्न है, मौर्य काल में पड़े अकाल और राजकीय अन्नग्रहों के प्रबंधन की जानकारी देने वाला सौगौरा ताम्रपत्र कहां पर मिला है? तो यह मिला है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए यह भारत में पाया जाने वाला सबसे पहला कांस्य ताम्रपर्णी लेख माना जाता है और जो मौर्य काल का है, और संकट के समय जनता में अनाज बांटने के प्रशासनिक आदेश इसमें लिखे गए हैं। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, बंगाल के सेन राजवंश के इतिहास की जानकारी देने वाला देवपाड़ा अभिलेख किस शासन से संबंधित है? यह विजय सेन से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। देखिए इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि धोया थे जो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। यह सेन शासकों की विजयों और उनके द्वारा बनाए गए प्रमुख मंदिरों का इसमें जानकारी मिलता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, तक्षशिला के यवन राजदूत डेलियोडोरस का बेस नगर। तो अगला प्रश्न देखते हैं, तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख किस धर्म के विकास का प्राचीनतम साक्ष्य है? यह है भागवत धर्म, यानी वैष्णव धर्म, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए यह मध्य प्रदेश के विदिशा बेस नगर में स्थित है। यह प्रमाणित करता है कि विदेशी यवनों यानी ग्रीक लोगों ने भी भागवत धर्म अपनाकर स्वयं को भागवत घोषित किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा का प्रथम लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य
510 ईस्वी के किस अभिलेख में मिलता है? तो यह है एरड़ अभिलेख। एरड़ अभिलेख यानी ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, यह मध्य प्रदेश का सागर जिले में स्थित गुप्त राजा भानुगुप्त का स्तंभ लेख है। इसमें भानुगुप्त ने सेनापति गोपराज के युद्ध में वीरगति पाने को उसकी पत्नी को सती होने का उल्लेख दिया गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत पर होने वाले बर्बर हुड़ों के आक्रमण का उल्लेख किस गुप्त शासक के भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है? तो यह है स्कंद गुप्त के, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। इसमें स्कंद गुप्त द्वारा हुड़ों को पराजित करने कर गुप्त साम्राज्य की रक्षा करने का गौरवशाली वर्णन इसमें लिखित है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश यानी सातवाहन राजवंश के सामाजिक और धार्मिक इतिहास को बताने वाली नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? यह संबंधित है गौतमी पुत्र सातकर्णी से, यानी ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, इसे गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री ने उसके मरणोपरांत उत्कृष्ट कराया था। इसमें सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण यानी एकमात्र ब्राह्मण और शकों और यवनों का नाश कहा गया था इसमें। चलते आगे, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध एहोल अभिलेख का संबंध किस चालुक्य राजा से है? तो यह पुलकेशी द्वितीय से है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, इसके लेखक जैन कवि रवि कीर्ति थे, जिन्होंने खुद को कालिदास के समान बताया था। इसमें पुलकेशी द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित करने का ऐतिहासिक साक्ष्य इसमें मिलता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में जारी किया गया पहला सबसे बड़ा और विस्तृत अभिलेख किस शासक का है? तो यह है रुद्रदामन प्रथम का, यानी ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, इसे जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, जो गुजरात में स्थित है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील के जीर्णोद्वार का ऐतिहासिक लेखा जोखा इसमें मिलता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, कलिंग राज खारवेल का तिथि रहित हाथी गुफा अभिलेख वर्तमान में कहां पर स्थित है? तो यह है उदयगिरी यानी उड़ीसा में, ऑप्शन बी सही होगा। यह अभिलेख चेदी राजवंश के खारवेल राजा के जीवन से संबंधित उनके पहले 13 वर्ष तक की घटनाओं का क्रमवार वर्णन इसमें है। इसी अभिलेख में भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया गया है। चलते आगे, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।